स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ईश्वर कृपा आप पर बनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा पोस्टपोन्ड हो चुकी है और जो परिस्थितियां दृष्टिगत हो रही हैं, उस स्थिति में जो संभावना बन रही है जुलाई के बाद ही बन रही है, वैसे यह स्थिति थोड़ी निराशाजनक है। परीक्षा पोस्टपोन होने का मतलब है रिजल्ट पोस्टपोन होना, रिजल्ट पोस्टपोन होने का मतलब इंटरव्यू पोस्टपोन होना, और सिलेक्शन प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुक सी गई। लेकिन जो स्थितियां चल रही हैं, उस स्थिति में इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प बच भी नहीं रहा था। दोस्तों, इस सिक्के का एक पहलू यह भी है कि आपको थोड़ा सा समय मिल चुका है अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए। आपको निरंतर अपने प्रयास में लगा रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार आप शिथिल पड़ जाते हैं तो आपकी जो सफलता की राहें हैं उसमें कठिनाई अवश्यंभावी हो जाएंगी। हम एक बार आपसे पुनः गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से आप पूरी शिद्दत के साथ अभी तक लगे हुए थे, विगत 6, 7, 8 महीनों से विज्ञापन के प्रकाशन की जो देरी थी उसको आपने झेला। उसके बाद विज्ञापन प्रकाशित हुआ, पद को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बहुत सारी विकट स्थिति इस विज्ञापन के प्रकाशन में रही। अंततोगत्वा विज्ञापन आ चुका, आपने अप्लाई कर दिया, आप परीक्षा के प्रति सजग थे, परीक्षा होने वाली थी, टेंटेटिव डेट आ चुका था, सारी बातें आपके हक में थी और अभी भी हैं। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में परीक्षा टल चुकी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह से अपनी उस तैयारी की निरंतरता को बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर एक बार तैयारी के बीच में गतिरोध आया तो वह फिर पुनः रीस्टार्ट जैसी स्थिति बन जाती है। आगे मैं कई प्रैक्टिस सेट और कई वीडियोज़ के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। आज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। एक जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है मेरे द्वारा, आपकी जो निरंतरता है उसको बरकरार रखने के लिए, विद इन टाइम जवाब देने के लिए, जिसमें मैंने आयोग के पैटर्न पर क्वालिटेटिव क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें मैंने आयोग के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो 6 यूनिट हैं उसके बिहाफ पर मैंने क्वेश्चंस के कलेक्शन किए हैं। सारे स्तरीय क्वेश्चन हैं, क्वालिटेटिव क्वेश्चन हैं, परीक्षा के अनुकूल हैं, समीचीन हैं, आप उनका आकलन करें। इससे पहले भी सैम्पल सीरीज़ के माध्यम से भी मैंने आपको अवगत कराया था, एक बार पुनः आपको अवगत करा रहा हूँ। इस पूरी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो हमारी सीरीज है उसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप उसको देखें, उसके उत्तर को देने का प्रयास करें। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका है वह यह है कि आप विद इन टाइम अपनी इफ़िशियंसी को, अपनी एक्यूरेसी को, एनवायरनमेंट जो आपका एग्ज़ाम टाइप एनवायरनमेंट होता है उसको पहचान पाते हैं और उसमें जवाब देने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो आपकी मेरी जो टेस्ट सीरीज है 3 उस श्रृंखला को किस तरह से इसमें प्रवेश करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, उन सारी बातों से आप अवगत हैं। इस तरह से आप इस जो रिक्वायरमेंट है एंट्री की उसको फुलफ़िल करते हैं, आप क्विज में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका क्विज जो है स्टार्ट हो जाता है। आपके पास जो नियत समय है 45 मिनट का, जिसमें कि आपको जीके के पोर्शन के 30 सवालों का जवाब देना है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्विज है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला है। इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए समीचीन होंगे। आप देखें, यह प्रश्न जो है बाइलिंगुअल है, दोनों वर्जन में है। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर ऑन द वीज ऑफ व्हाट्सएप? तो आप यहाँ देखिए 4 ऑप्शन हैं। अब आपको जो जवाब लगाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, चलिए हम आपको उत्तर भी बताते हुए चलते हैं। इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ संदेश। और इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखें, किस देश की मात्र 4 वर्षीय बालिका आरिश फातिमा सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन चर्चा में रही हैं? विच कंट्री ओनली 4 years? किस देश की मात्र 4 वर्षीय बालिका आरिश फातिमा सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन चर्चा में रही?
Which country's only 4-year-old girl Arish Fatima become the youngest Microsoft professional? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह आपको यहाँ पर पुट करना है और इसका जो सही जवाब है वह है पाकिस्तान की 4 वर्षीय बालिका जिसे सबसे कम उम्र का माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का यह अवार्ड या ऑनर मिला है। दोस्तों हम एक बात आपको बता दें कि आयोग जो प्रश्नों का चयन करता है उसमें कुछ यूनिकनेस होती है। एक बात और भी आप ध्यान में रख लें, बहुत सारे चैनलों पर मैंने देखा है या बहुत सारे जो आपको गाइड करते हैं उनको मैंने देखा है कि वे यूजीसी पैटर्न को, जीडीसी के पैटर्न को और यूपीएससी के पैटर्न में साम्यता दर्शाते हैं, जबकि हर एक आयोग की अपनी एक मोमेंटम होती है, अपनी एक प्रश्न चयन करने की उनकी एक परंपरा होती है। आपने भी पिछली 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखा होगा तो आयोग जो प्रश्नों का चयन करता है एक यूनिकनेस होती है, वो सारी परंपराएं होती हैं, सारी परंपरागतता होती है, लेकिन उसमें एक यूनिकनेस होती है और उसी यूनिकनेस को आपको पकड़ना है। वही जो एक अलग तरह के प्रश्न देने की परंपरा आयोग की है उसी को आपको पकड़ना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिस दिन आप उसको पकड़ लेंगे उसके बाद आपको किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप तो एलिजिबल हैं खुद भी। नो वन कैन टीच यू। आप नेट हैं, पीएचडी हैं, आपको कोई क्या बता सकता है? आप तो खुद ही एलिजिबल हैं दूसरे को बताने के लिए। लेकिन अगर थोड़ी विविधता है, आप अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, लेकिन जीके के पोर्शन में थोड़ी विविधता है, लेकिन जीके कहीं भी ऑप्शनल की तरह गांभीर्य धारण किए हुए नहीं है। जीके सदैव सामान्य ज्ञान है और सामान्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उसमें थोड़ी सी स्थिरजित होकर के आपको जवाब देने की आवश्यकता है, पैटर्न को समझ करके जवाब देने की आवश्यकता है और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। बहुत सारी मैटर एक साथ रख लेने से प्रिपरेशन नहीं होगा, आपको सिर्फ चुनिंदा चीज़ों को पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटकने से आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। तो आपको सही पैटर्न पर आगे बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 93वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में इनमें से किसी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसका जो इंग्लिश वर्जन भी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो सही जवाब होगा नोमैडलैंड इसका सही जवाब है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इस बार प्रैक्टिस सेट में वैसे मैं डिटेल में जाता हूं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहा हूं। आप भी अपना आकलन करते हुए चलिएगा। इच्छुक होंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, मेरा नंबर डिस्प्ले होता रहता है। अगर इच्छुक होंगे, बड़ी ही न्यूनतम राशि पर मैंने टेस्ट सीरीज की श्रृंखला रखी हुई है। अगर आप इच्छुक होंगे ज्वाइन करिए, नहीं इच्छुक है पैटर्नों को समझिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, शिथिलता नहीं बरतिए। और एक बात और, 2-3 दिनों से जो मार्केट में घूम रही है कि सीटों को लेकर कटौती हो रही है, आयोग निर्णय लेने वाला है, ऐसी सारी बातें भ्रामक हैं। यह आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें जो चीज़ें होंगी उसमें देखा जाएगा। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। खेल के बीच में यह नियम नहीं बदल सकते, लिहाजा आपको इन भ्रांतियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है और उसको आपको किसी भी तरह से पूरी मेहनत के बल पर इस बार हासिल करनी है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखें। पधारो हमारे देश, लौटो स्वदेश, वंदे भारत और वंदे मातरम। मैं बता दूं इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चौथे का सी, वंदे भारत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अक्षय कुमार। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है, एसिज अवार्ड 2021 के अंतर्गत इंडिविजुअल ओलंपिक सपोर्ट कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ डिकेड अवार्ड किसने जीता है? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा MC मैरी कॉम। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न एक बार आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने 6 यूनिट्स को कवर करते हुए प्रश्नों का चयन किया है और इस तरह से ही टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला है उसको बनाई है। तो इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वह पूरी तरह से होती है और पैटर्नों से आप वाकिफ़ होते हैं, सारी बातों से आप अवगत होते हैं। चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी?
1961 इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है नियोजन, क्रियान्वयन, चिंतन और विकासोन्मुखी सोपान। ये जो सोपान यानी कि स्टेज किस अनुसंधान के, किस रिसर्च के, किस शोध के प्रमुख अंग हैं? और यह जो नियोजन, क्रियान्वयन, चिंतन और विकासोन्मुखी जो सोपान है, यह क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख स्रोत हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, यानी कि जो आपका बी यहाँ पर सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न, दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर तथा दूसरा नीचे चला जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को लेकर के, समझने को लेकर के हिंदी वर्जन में थोड़ी समस्या रही है, लिहाजा आपको यह जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन का जो आपका यह प्रैक्टिस सेट है, यह जो टेस्ट सीरीज है, वह निश्चित रूप से फलदायी होगा। आप देखें, जैसे इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। अगर हिंदी में समस्या आती है तो यू कैन सी हियर, कंसर्निंग द स्टडी ऑफ two variables, when one variable goes up in value and the other goes down, so what is known as? You can see the answer, the option, and according to that you put your answer, that is नकारात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से हमको अपनी प्रैक्टिस करनी है, पैटर्नों को समझना है। चौथे प्रश्न, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और 10वां प्रश्न, जैसा कि मैंने हर एक यूनिट से प्रश्नों को सम्मिलित किया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो आयोग के मैंडेटरी है उसमें एटलीस्ट 4 क्वेश्चन उनको एक यूनिट से रखना है। इसको उनको फॉलो करना पड़ता है, करते नहीं करते उनकी मंशा पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए 10वां प्रश्न एक बार पुनः आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। विवरणों में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है? इन द डिस्क्रिप्शन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स प्रिडिक्टिंग कॉज एंड इफेक्ट। अब आपको जो इसका आंसर है वह होगा प्रायोगिक उपकल्पना यानी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हुए हम आ जाएंगे आईसीटी की तरफ। आईसीटी का जो सेक्शन है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 सेक्शन जो हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के और आईसीटी के, इस पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। और आवश्यकता तो सभी आपके पोर्शन पर ध्यान देने की है, क्योंकि मैंने जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और बताते चलता हूँ कि एक भी प्रश्न की गलती क्षम्य नहीं है आपके लिए। आपकी सफलता से आपको कोसों दूर कर सकती है, क्योंकि जीके एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइडिंग होता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हुए हैं। सारे पूरी अहर्ता से परिपूर्ण है, लैस हैं, नेट हैं, पीएचडी हैं, महारथी हैं, लेकिन जीके सबकी या तो बहुत लोगों की कमजोरी हो जाती है, क्योंकि जो विविधतापूर्ण इसमें जो फैक्ट होते हैं, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री एंड कल्चर है, सौर मंडल है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, आप ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, रिसर्च है। तो बहुत सारी इसमें विविधताएं हैं और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते। तो यही वाकिफ़ आपको होना है पैटर्नों से, क्वेश्चन से। बढ़ते हैं कंप्यूटर जो आईसीटी की या जो सेक्शन है उसमें, इनमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग मुख्य था? दोस्तों, इस तरह का जो प्रश्न है वो आयोग के पैटर्न का मुख्य हिस्सा रहा है। इससे पूर्व भी जो है इस तरह से प्रश्न आते रहे हैं। मैंने कहा था कि पैटर्नों से आप वाकिफ़ होइए। जो आईसीटी में जो कंप्यूटर के जो पीढ़ियाँ हैं उनको आप निश्चित रूप से पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा कि किस में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किस में आपका ट्रांजिस्टर का यूज है, किस में वैक्यूम है, किस में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये निश्चित रूप से आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें 11 का जो आंसर होगा वह होगा 3rd जनरेशन। जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वह 3rd जनरेशन का मुख्य हिस्सा था। अब यहाँ पर एक एब्रिविएशन से क्वेश्चन आता है, जैसे पोस्ट मैंने यहाँ रखा है POST, और इसका जो सही फुल फॉर्म है वह है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर 13वां प्रश्न है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। यद्यपि यह बड़ा ही आसान प्रश्न है, और हम आपको एक बात और बता दें कि आयोग में कुछ प्रश्न बहुत आसान होते भी हैं
और यही आसान जो होते हैं ना, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, यहीं पर आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, और यह आपको मजबूत बनाते हैं, यह आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आपका इतना प्रश्न तो सही हुआ। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, बेंगलुरु इसका सही जवाब है। आप इससे अवगत होंगे। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भी एक बार जो उस पैटर्न का हिस्सा है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, वाइडू ये सर्च इंजन है, जबकि वोल्फ फ्रॉम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। तो 14 का डी सही जवाब हुआ। अब बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो होगा वह निश्चित तौर से आपका अगला प्रश्न जो है वह होगा आपका अगला जो आपका सेक्शन है मैन एंड एनवायरनमेंट का। एक बार पुनः अभी कंप्यूटर से ही प्रश्न है। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो एक स्टोरेज एरिया होता है उसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। इसका जो सी होगा वह सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो होगा वह मैन एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको वाटर डे, पर्यावरण दिवस, अच्छा इसमें एक कन्फ्यूजन है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन भी मैंने दिया है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और जल्दीबाजी में अगर आप पढ़ लेते हो विश्व पर्यावरण दिवस तो वहाँ पर आप 5 जून मार करके आ जाते हैं। घर आते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो पर्यावरण संरक्षण दिवस दिया था। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि इस पर थोड़ी सी आपको पकड़ बना कर रखनी, क्वेश्चंस को केयरफुल होकर के पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ना होकर के वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे है, तो इसका जो जवाब है वह बदल जाएगा। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। तो इसको ध्यान में आपको रखना होगा। इस तरह से पैटर्नों को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं? अब यहाँ पे यह प्रश्न जो है यहाँ पर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और आपको बताना है कि लाइकेन को, तो लाइकेन का जो सही जवाब होगा वह होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, इसका जो लाइकेन होता है वह एक वनस्पतियों का समूह होता है और जो वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होता है। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण का सही जवाब हुआ। दोस्तों मैं इस बार डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा था आपसे क्योंकि प्रश्न 30 हैं, आपको अवगत कराना है और पैटर्नों से अवगत कराना है, दोनों वर्जन से आपको अवगत कराना है। आप जो बीच का समय है इसमें शिथिलता नहीं बरतिएगा। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैटर्नों का अभाव है तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप जुड़ करके वे सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं, अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बढ़ चलेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। और 18वां प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन लेयर डिप्लेशन से है। तो इस तरह से ओजोन लेयर इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और बड़े ही सिंपल प्रश्न है, रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू व्हाट? तो रेड डाटा बुक जो है फ्रॉम द क्रिएचर्स ऑफ एक्सटिंक्शन क्राइसिस, यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न। अब 20वां प्रश्न आपका हो गया किससे? अब आ गया यूनिट 5 से, जो हिस्ट्री जियोग्राफी ऑफ इंडिया, सोलर सिस्टम और नेशनल मूवमेंट, इसके जो पार्ट हैं देखिए हमने प्रश्नों को चयन किया है, एक बार आप उससे वाकिफ़ हों। बोध गया में स्थित, मैंने बताया था कि जो आयोग प्रश्नों का चयन करता है थोड़ा सा यूनिकनेस होती है उसमें। तो यहाँ पर भी देखें यह ट्रेडिशनल प्रश्नों से हट करके थोड़ा सा प्रश्न है कि द बोधि ट्री इन बोध गया अंडर द विच बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट वॉज कट बाय विच रूलर, यानी बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वह देखें आप, तो इसको कटवाया था गौड़ राजा शशांक ने। तो यह चूँकि शैव धर्म को मानता था या दूसरे धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म से कुछ चिढ़ थी तो उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो यहाँ पर गौड़ राजा शशांक इसका सही जवाब हुआ। अब 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज भी यहाँ पर 21वां प्रश्न आप देखें, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ह्वेनसांग से जो संबंधित प्रश्न आते हैं, ह्वेनसांग किसके समय में आए थे, ह्वेनसांग ने यहाँ पर आकर के किस जगह स्टडी किया, बहुत सारी बातें आती हैं ह्वेनसांग के संदर्भ में। लेकिन यह प्रश्न जो मैंने चयनित किया है कि यहाँ पर ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है?
दोस्तों, जो ह्वेन सांग ने जिस पुस्तक की रचना की, सियुकी की जो रचना की, वह उसके याद करने का मुख्य कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी भारत की, जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थिति थी, उसका वर्णन उसने उस पुस्तक में किया है। तो सियुकी की रचना, जो उन्होंने सियुकी ग्रंथ की रचना की है, वो उसका मुख्य कारण बन जाता है। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ हुआ सियुकी की रचना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है एक बार आ गया आपके लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? जो प्रत्येक वर्ष अपना मार्ग बदल देती है, जो बाढ़ आने के लिए प्रसिद्ध है, कुख्यात है, और वह है बिहार में प्रवाहित होने वाली कोसी यहाँ पे सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने चयनित किया है, वही पुनः एक बार आपके भारत के भूगोल से है, जो मैंने यहाँ पर दर्रों से लिया है। यहाँ पे 4 दर्रे हैं, जो कौन सुमेलित नहीं है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही जवाब है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश यह भी सही सुमेलित है, नथुला सिक्किम भी सही सुमेलित है, जबकि पालघाट केरल में है, नकी मेघालय में, यही इसका जवाब हुआ। बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ, और 24वां प्रश्न एक बार जो है वह लिया गया है आपके सोलर सिस्टम से कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, ब्लैक, काला इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, जिसके आधार पर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, और वह है आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। यह आपको दिमाग में रखना होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और पैटर्नों से वाकिफ होते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? यह प्रश्न अक्सर जो भी परीक्षाएं होती है उसमें आता रहा है। तो कब संविधान लागू हुआ, कब प्रथम बैठक हुई, कब राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, इन सारी बातों से आप वाकिफ होते रहे होंगे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 9 दिसंबर 1946, यानी कि डी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ, और 27वां प्रश्न एक बार आ गया आपके इंडियन इकोनॉमी से। मैंने बताया था कि इसमें आपको इंडियन पॉलिटी मिलेगी, इंडियन इकोनॉमी मिलेगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मिलेगा, सारी वो चीज़ें मिलेंगी, सारे भी प्रश्न मिलेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जो 6 यूनिट का हिस्सा हैं। और उसी एक हिस्से में आ गया आपका इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी का यह प्रश्न है कि निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? जो नोट छपते हैं वह किस स्थिति में छपते हैं? तो इसका जो जवाब होगा मिनिमम फंडिंग मेथड से, यानी कि न्यूनतम कोष पद्धति से। जो आपका इंटरनेशनल जो एसेट्स है, जो गोल्ड है, उसके बिहाफ पर यह जो है अपना एक मिनिमम कोष रखते हुए उसको छापते हैं, नोटों का निर्गमन करते हैं। न्यूनतम कोष पद्धति सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो मैंने चयनित किया है, चूँकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी उनका एक हिस्सा है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। द मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फेल्ट, और यह किया गया था किसमें? गेहूं उत्पादन में, यानी कि व्हीट प्रोडक्शन में। तो आपका जो सही जवाब हुआ व्हीट प्रोडक्शन। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखें, यह आपका इंडस्ट्री से, और फूड लूज इंडस्ट्री, यानी कि जिस इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल की विशेष आवश्यकता नहीं होती एस्टेब्लिश करने में, और उसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ सॉफ्टवेयर। 29वां प्रश्न समाप्त हुआ, और बढ़ेंगे अंतिमवें प्रश्न की तरफ, और अंतिमवां प्रश्न जो है वह आपका पॉपुलेशन से है। पॉपुलेशन भी इंडियन इकोनॉमी का एक हिस्सा है इस सिलेबस में, और यहाँ प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि है वह करीब करीब एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है 1,70,00,000 उतनी जनसंख्या हम पैदा कर देते हैं। तो करीब करीब हम एक ऑस्ट्रेलिया हर वर्ष पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसका जवाब आप सबमिट करेंगे, और जब आप सबमिट करते ही आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, और देखिए इसका रिजल्ट का जो स्कोर है, मुझे इस स्कोर में 60 में 60 मिला है। हम आशा करेंगे आपको भी 60 में 60 मिले,
और इस तरह से प्रश्न पैटर्नों से आप वाकिफ़ होंगे। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। हम आशा करेंगे भविष्य में भी आप निरंतर स्वयमेव या फिर हमसे जुड़ करके अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे। भविष्य में और भी वीडियो के साथ हम मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।